Good afternoon, everyone. A very good afternoon to all of you, bacho. We are live. We are back with exam dos. We are back with the course on engineering mathematics, lecture number 71, which is the last lecture of your probability unit, that is correlation and regression. तो इस लेक्चर में बेटा दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कोरिलेशन और रिग्रेशन के बारे में, और आपको समझाएंगे इन टॉपिक्स का मतलब क्या होता है, इनसे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो जैसे स्टैटिस्टिक्स था बेटा, डेटा ओरिएंटेड था, जहां डेटा के बारे में बात हो रही थी, ऐसे कोरिलेशन रिग्रेशन के अंदर भी आपके डेटा से रिलेटेड ही सवाल पूछे जाते हैं, जहां पे आपको काफी सारा डेटा दिया होता है और डेटा से जुड़े पैरामीटर्स आपको निकालने पढ़ते हैं। चलो फटाफट सभी लोग आ जाओ भाई, कम ऑन एवरीबॉडी, क्विकली एवरीवन विल ज्वाइन। चलो चलो चलो। तो यार देखो, जब अभी तक हम लोग बात कर रहे थे एक सिंगल वेरिएबल की, जैसे अगर आप देखोगे मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, इन सब में आपने सिर्फ एक वेरिएबल की बात की थी। लेकिन बहुत बार क्या होता है, एक से अधिक वेरिएबल होते हैं और वो दो वेरिएबल आपस में रिलेटेड होते हैं, यानी कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पे भी इंपैक्ट आता है। जैसे कि क्रॉप का कितनी फसल होती है, वो बारिश पे डिपेंड करता है, और उसका प्राइस इस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी फसल हुई। अगर फसल कम होगी प्राइस ज्यादा होगा, फसल ज्यादा होगी प्राइस कम होगा। तो यानी यहां पे देखो, रेनफॉल पे क्रॉप का यील्ड डिपेंड कर रहा है और यील्ड के ऊपर आपका प्राइस डिपेंड कर रहा है, यानी दो वेरिएबल हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो जब भी एक वेरिएबल में चेंज होगा, इससे बाकी दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आएगा। इसको हम लोग कहते हैं कोरिलेशन। क्या कहते हैं? कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब है चेंज इन वन वेरिएबल विल लीड टू द चेंज इन द अदर वेरिएबल। तो अगर एक को इंक्रीज करने से दूसरा इंक्रीज होता है, या एक को डिक्रीज करने से दूसरा डिक्रीज होता है, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। और एक को इंक्रीज करने से दूसरा डिक्रीज हो जाए, या एक को डिक्रीज करने से दूसरा इंक्रीज हो जाए, तो नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर एक को चेंज करने से दूसरे पे फर्क ही ना पड़े, तो दैट इज अनकोरिलेटेड। कोरिलेशन का मतलब समझ में आया? जब भी एक वेरिएबल की वैल्यू बदलने से दूसरे वेरिएबल पे इंपैक्ट आता है, दैट इज सेड टू बी कोरिलेशन। अगर दोनों का चेंज सेम नेचर का है, बोथ इंक्रीजिंग बोथ डिक्रीजिंग, पॉजिटिव कोरिलेशन। एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग, नेगेटिव कोरिलेशन। एक के चेंज से दूसरे पे असर ना आए, तो अनकोरिलेटेड। अब देखो यहां पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे आता है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। एक्स क्या है? डेविएशन फ्रॉम द मीन। वाई क्या है? डेविएशन फ्रॉम द मीन। ठीक है, तो आपके पास दो सेट ऑफ डेटा है, एक एक्स और एक वाई। आपने उसका डेविएशन निकाला मीन से और सिग्मा एक्स वाई किया अपॉन एन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। एन क्या है? नंबर ऑफ वैल्यू। तो एक तो तरीका है बेटा इसका, जो भी आपको मैंने डेटा दे रखा है एक्स और वाई का, डायरेक्टली उसको इस फॉर्मूले में डाल दें। जो एक्स का डेटा दिया उसका मीन निकालने एक्स बार, वाई वाले डेटा का मीन निकालने वाई बार, फिर एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार कैलकुलेट करें और इस फॉर्मूले में पुट कर दें। ठीक है, एक तो तरीका ये है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आता है? सिग्मा एक्स बार सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर रूट। यहां पे एक्स क्या है? तो ये आपने डाल दिया सिग्मा एक्स स्क्वायर, यानी सिग्मा एक्स को आप लिख सकते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। और आपको ये याद होगा बेटा, ये मैंने आपको बताया भी था ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस्ड इन रैंडम वेरिएबल। याद है, यही फॉर्मूला मैंने रैंडम वेरिएबल में ही बताया था, जब जॉइंट रैंडम वेरिएबल्स की बात हो रही थी, कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ठीक है,
तो यही सेम फॉर्मूला, ये सिग्मा एक्स वाई कब आप यूज कर रहे हो, देखो दो चीजें हो सकती है नमन भाई, एक तो कि रैंडम वेरिएबल दे दे, और एक ये कि टेबल के फॉर्म में डेटा का सीरीज दे दे कि भाई ये रीडिंग आ रही है एक्स की, ये रीडिंग आ रही है वाई की। तो जब रीडिंग वाला पार्ट आता है तो बेटर है कि आप इस तरह से चीजें करें, ठीक है, कि डेटा माइनस मीन मल्टीप्लाई कर लें, सम कर लें, एन से डिवाइड कर दें, नीचे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये कर सकते हो। तो R1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, 1 आने का मतलब है कि एक वेरिएबल में जितना चेंज करेंगे एग्जैक्टली उतना ही चेंज दूसरे वेरिएबल में आएगा, जो कि परफेक्ट कोरिलेशन है। -1 का मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, यानी एक को जितना इंक्रीज करोगे दूसरे में उतना ही डिक्रीमेंट आएगा, और 0 का मतलब नो कोरिलेशन, 0 का मतलब नो कोरिलेशन। समझे, ये बात समझ में आ गई। और अगर आपको लग रहा है सर ये कैसे आ गए फॉर्मूले पे, मैं ये भी आपको बता देता हूं। ठीक है, ये बना, जस्ट अ मिनट बच्चों। चलिए, एक्स बार वाई, एक्स बार सिग्मा वाई, ये आ गया एक्स बार वाई बार एन। कांस्टेंट का सम कितना आता है, कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ वेरिएबल या नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब ये सिग्मा वाई कितना हो जाएगा बेटा, एन वाई बार, और सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा, एन एक्स बार। ये जो आया ना आपके पास, ये वैल्यू आ गई, विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। समझे, इस टाइप से इस फॉर्मूले पे आप आ सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स में सिर्फ ये फॉर्मूला डाल लेना फाइनल। इस टाइप से आप निकाल सकते हो भाई चाहो तो, ठीक है। अब देखो जरा एक क्वेश्चन से समझते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इंजीनियरिंग एबिलिटी वर अप्लाइड टू 10 स्टूडेंट्स। एक अनग्रुप डेटा दे रखा है आईआर और ईआर का, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको यह करना पड़ेगा कि आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई निकाल सकते हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई मल्टीप्लाई कर सकते हो, और नीचे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। अब ये कैसे लगाओगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, देखो पहले एक्स वाई आप मल्टीप्लाई कर लें, ये दोनों डेटा मल्टीप्लाई कर लो,
ठीक है, एक्स स्क्वायर साथ में ये भी बनाते ही चलते हैं। ये सारे डेटा का मैंने जो जो पैरामीटर मुझे चाहिए था मैंने निकाल लिया। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, अब इस सारे डेटा को ऐड करके एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, 5 4 9 2 11 1 12, 5 4 9 2 11 1 12, 11 9 5 -2 -10 तो 99, 1 और 3 4, 4 -2 2, 2 -5 -3 -7 -3 -11 -14 -20, ठीक है 98। ये आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा भाई, देखो ये एक बार वैल्यूज चेक कर लो सब लोग। 98 100 1 इंटू 98 कह रहे हो, ये वाला डेटा गलत हो गया, 9898 और बाकी सब सही है ना। मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा इसमें, 0.3 ऐड हो जाएगा, ठीक है ये सही है। $9618,
अब आर देखिए, पॉइंट 59634, 0.59634, ये आपका आना चाहिए आंसर। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो समझ में आया ना कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालते हैं और इसका मीनिंग क्या होता है, बताइए। मीनिंग क्लियर हुआ? पॉजिटिव आ रहा है माने एक डेटा बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा, तो आप कह सकते हो इंटेलिजेंस रेशो बढ़ने से इंजीनियरिंग रेशो भी बढ़ता है। अब यहां पे देखिए रिग्रेशन कर्व का मतलब क्या होता है बेटा। तो यहां पे जब आपका कोई रिलेशनशिप होता है एक्स और वाई के बीच में, तो उनका जो डेटा होता है ना, उनका जो डेटा होता है वो एक कर्व के अराउंड स्कैटर हो जाता है, जिसको आप कहते हो रिग्रेशन कर्व। यानी कि एक्स और वाई के बीच का जो डेटा है दैट विल ऑलवेज लाई अराउंड द कर्व। तो जैसे आप ये देखिए, कुछ डेटा कर्व पे भी लाई कर सकता है और कुछ डेटा कर्व से इधर उधर भी लाई कर सकता है। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई कर्व आ गया, अब कुछ डेटा तो इस कर्व पे लाई कर जाएगा, कुछ डेटा ऐसे होगा जो कर्व के इधर उधर लाई कर रहा होगा, इस टाइप से। तो ये जो कर्व है एक्स और वाई के डेटा को अगर आप प्लॉट करें, तो ये जो कर्व बीच में से गुजर रहा है दैट इज योर रिग्रेशन कर्व। क्या कहलाएगा? रिग्रेशन कर्व। ठीक है, अब यहां पे बेटा एक तरह से आप क्या कर रहे हो, आप एक अप्रोक्सीमेट ऐसा कर्व निकाल रहे हो जो आपके गिवन डेटा को सेटिस्फाई करे। जैसे आप ये देखो, ये आपके पास दो डेटा है, इंटेलिजेंस रेशियो और इंजीनियरिंग रेशियो। अगर आप ये सारे पॉइंट्स को एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना के ग्राफ पे डालोगे, तो इन पॉइंट्स के बीच से जो आपका कर्व जाएगा दैट इज द कर्व ऑफ रिग्रेशन। क्या कहलाएगा? कर्व ऑफ रिग्रेशन। अब अगर ये कर्व आपका स्ट्रेट लाइन आया, ये जो कर्व आपने पिंक वाला भी बनाया, इफ दिस कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन इट इज सेड टू बी द लाइन ऑफ रिग्रेशन। तो अगर आपका लीनियर रिलेशनशिप आता है बिटवीन टू वेरिएबल, देन दिस लाइन is called as the line of regression. ये बात समझ में आई? अगर x और y के बीच में जो कर्व आ रहा है, if that is a straight line it is called line of regression. तो अगर आप ये देखिए, आप मिनिमाइज करें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेसिड्यू ऑफ द ऑर्डिनेट between the points of equal abscissa on the line to be filled, the line is called regression of y on x. इस बात का क्या मतलब हुआ? सम ऑफ स्क्वायर को आप मिनिमाइज करो बिटवीन द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? y कोऑर्डिनेट, बिटवीन द पॉइंट ऑफ इक्वल एब्सिसा, एब्सिसा होता है x कोऑर्डिनेट। अब इसका देखिए क्या मीनिंग हुआ, एक तरह से समझिएगा ध्यान से, कि आपके पास एक ऐसा डेटा है एक्स और वाई का। ठीक है, एक्स और वाई का आपके पास एक ऐसा डेटा है जो गिवन डेटा है। ठीक है,
एक मैं कहता हूं y डैश, दिस इज द y कोऑर्डिनेट फॉर ईच x कोऑर्डिनेट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। यहां पे मैं ऐसा कह रहा हूं, देखो जैसे ग्राफ है, आपने एक x कोऑर्डिनेट लिया, उसके करस्पॉन्डिंग देखो ये आपका y हो गया, और ये मैं कह रहा हूं y डैश, जो लाइन से वैल्यू आ रही है। y डैश के ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो अगर आप मिनिमाइज कर रहे हैं y और y डैश का डिस्टेंस, आप एक ऐसी लाइन बना रहे हैं जिसमें y माइनस y डैश के स्क्वायर को मिनिमाइज कर रहे हैं, यानी कि जो गिवन डेटा है और जो स्ट्रेट लाइन से y कोऑर्डिनेट आ रहा है, अगर उसको मिनिमाइज कर रहे हैं तो ये कहलाता है लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। x को फिक्स रख रहे हैं, आप y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मिनिमाइज कर रहे हैं बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड योर गिवन डेटा, उसके स्क्वायर को मिनिमाइज कर रहे हैं। तो इसका इक्वेशन ये होता है बेटा, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू आर सिग्मा y बाय सिग्मा x, x माइनस x बार। y बार x बार सब समझते हैं, सिग्मा y सिग्मा x सब समझते हैं, r है कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। r क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। अब यहां कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यहां रिग्रेशन कोएफिशिएंट dy(x), ये क्या है? इस लाइन का स्लोप है। dy(x) क्या हो गया? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस लाइन का जो स्लोप है दैट इज by(x). ये बात समझ में आई? हाँ, ये सब बेटा जहां भी स्टैटिस्टिक्स यूज होगा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, सब जगह यूज होगा ये सब। अब देखो यार, अगर आप y कोऑर्डिनेट इक्वल करते हो और मिनिमाइज करते हो डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट, तो जो फिटेड लाइन होती है वो कहलाती है द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। यानी देखिए, इस बार आप क्या करते हैं, इस बार आपने y कोऑर्डिनेट फिक्स कर लिया। अब आप ये देख रहे हो कि कर्व से कितना x आया, कर्व से कितना x आया, और गिवन x कितना था। आप इसको मिनिमाइज कर रहे हो। एक फिक्स y के लिए कर्व पे क्या x आ रहा है और आपका गिवन x कितना है, आप उस डिफरेंस को मिनिमाइज कर रहे हो। तो दैट इज द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। आप बेटा एक ऐसी लाइन यहां पे ड्रॉ करना चाह रहे हैं ना, विच लाइज एट अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन डेटा, उसका डेटा से डिस्टेंस मिनिमम हो जाए। ये क्या है? फॉर एवरी y कोऑर्डिनेट we can obtain x coordinate from straight line। हर y के लिए स्ट्रेट लाइन से जो x आता है वो x डैश है। तो आप मिनिमाइज किसको कर रहे हैं भाई? इसको, सिग्मा x माइनस x डैश का स्क्वायर। क्लियर हुआ? एक जगह x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को आप मिनिमाइज कर रहे हैं, एक जगह y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को। तो यहां x माइनस x बार सिग्मा r सिग्मा x बाय सिग्मा y, y माइनस y बार। तो यहां पे bxy रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y is r sigma x by sigma y, r sigma x by sigma y। ठीक है, तो यहां से स्लोप मिल गया और हमें पता है स्ट्रेट लाइन पास होती है x बार कॉमा y बार से।
ठीक है, एक्स बार कॉमा वाई बार से। जो ये स्ट्रेट लाइन होती है ना, ये हमेशा मीन से पास जरूर होती है। हाँ, गेट में इस टॉपिक से सवाल आ सकता है। ऐसा काहे पूछते रहते हो भाई, गेट का सिलेबस उठा के देखो, लिखा है। अब मैं कह दूं नहीं आ सकता और कल को आ गया तो तुम मेरे पे ही चढ़ोगे। अब ये देखो भाई, यहां पे क्या है। अच्छा, आपको मैं एक चीज और बताऊं, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, ये दोनों के स्लोप के प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिक मीन है, यानी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब पहली लाइन से देखिए क्या लिख सकते हैं। ठीक है, पहली लाइन जो है उसको देखें तो आप लिख सकते हैं 12y, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर निकालना है, एक्स बार वाई बार। देखो, एक्स बार वाई बार कभी भी निकालने के लिए बोलता है ना, दोनों लाइन मीन से पास होती हैं, दोनों लाइन आपकी मीन से पास होती हैं, तो दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से एक्स बार वाई बार आ जाएगा। तो जैसे मैं पहले सेकेंड पार्ट ही कर लेता हूं, 3x इज 19 माइनस 12y, तो ऊपर वाली इक्वेशन से अगर 9x निकालोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, पंद्रह, तो x आ गया 5। ठीक है, तो x का मीन आ गया 5 और y का मीन आ गया बेटा 1/3। तो दोनों लाइन क्योंकि मीन वैल्यू से पास होती हैं, तो दोनों के इंटरसेक्शन से आपको क्या मिल गया, मीन मिल गया। अब देखो फर्स्ट वाला पार्ट अगर करोगे, आप यहां पे लिखे 3x इज 19 माइनस 12y, तो x क्या आ गया, -4y प्लस 19/3। ऐसे ही दूसरे वाले से y निकाल लिया, bxy हो गया -4 और byx हो गया -3। ठीक है, अब अगर आप यहां से r निकालोगे तो r कितना आएगा बेटा, √12, जो कि 1 से बड़ा आ रहा है ना, ग्रेटर देन 1। तो यानी यहां पे आपने गलत कर दिया। तो आपको क्या करना चाहिए था बेटा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 से बड़ा ना आए, इसके लिए आप क्या कीजिए, आप पहली वाली इक्वेशन से y निकाल लो। ठीक है, और दूसरी वाली से x निकाल लो। अब यहां पे byx को लिखो -1/4, bxy -1/3, r हो गया √1/12। ठीक है, √1/12। अब आप लेने को पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी, माइनस लेना, क्योंकि सिंस बोथ byx एंड bxy आर नेगेटिव, यानी यहां नेगेटिव कोरिलेशन चल रहा है जब दोनों स्लोप नेगेटिव आ रहे हैं। बट ये ध्यान रखना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मैग्नीट्यूड कभी 1 से बड़ा नहीं आएगा। रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ x टू दैट ऑफ y, सिग्मा x बाय सिग्मा y मांग रहा है, वेरिएबिलिटी सॉरी वेरिएंस, ये हो गया bxy अपॉन byx, bxy अपॉन byx। bxy कितना है, -1/3, 4/3। ठीक है, 4/3। ये बात क्लियर हो गई भाई, जल्दी बताइए। bxy है -1/3 और byx है -1/4, तो दिस इज 4/3। ये कैसे आया सर रेशो, अगर आपको bxy पता है, r सिग्मा x बाय सिग्मा y, यहां r सिग्मा y बाय सिग्मा x, रेशियो लोगे तो r कट जाएगा, इट विल बी सिग्मा x स्क्वायर बाय सिग्मा y स्क्वायर। इस टाइप का सवाल बनता है।
रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन, बेटा रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन वही इक्वेशन आदित्य जो मैंने आपको बताया था, जब लाइन का स्लोप और पॉइंट पता हो। तो पॉइंट है एक्स बार कॉमा वाई बार, और ये स्लोप होता है आर सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई। अगर एक्स का लाइन वाई पे ड्रॉ कर रहे हो, और आर सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स अगर लेफ्ट हैंड साइड पे वाई है, राइट हैंड साइड पे एक्स है। ठीक है, ये आता है। अब ये निकालो जरा जल्दी से, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जल्दी बताइए। समझ गए? ध्यान रखना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मॉड हमेशा 1 से छोटा आएगा। इस टाइप से आपको आंसर देना है। बी कहलाता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जो लाइन का स्लोप है टोटल आर सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई या आर सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स, उसी को बी कहते हैं। अब जैसे देखो यहां पे मैंने मान लो एक्स निकाला, ये स्लोप 1 से कम रहेगा ना, तभी ठीक है। ऐसे लाइन लिखना कि 1 से कम आए स्लोप। ठीक है, आपका स्लोप 1 से कम आना चाहिए। अब पहली लाइन का स्लोप है -3/4 और दूसरी का भी -3/4। अब तो इजी है लाइन को ट्रांसलेट करना बेटा। स्लोप ऐसा लो कि जो कि आपका 1 से कम आए। अब ये दोनों वैल्यू नेगेटिव आ रही हैं, तो आप क्या लिखिएगा? -3/4 बी, बी आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आर निकालने के लिए बोल रहा है भाई। अदिति बेटा, रूट की वैल्यू अगर आप √4 लिख रहे हो तो √4 +2 और -2 दोनों आ सकता है। मैं नेगेटिव क्यों चुन रहा हूं? क्योंकि मेरे दोनों स्लोप नेगेटिव है, तो मैं आर भी नेगेटिव लूंगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना बेटा। स्ट्रेट लाइन में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई तो पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव आने का मतलब आर का नेगेटिव होना। अब देखो यहां पे आर पूछ रहा है, अब इसका सम कितना आएगा? 5 और 8 13, 9 22, 13 13 26 और 9 35, 1 और 4 5 और 9 14, 30 55, ये दोनों सम आएंगे 55। एक और 2 3 3 6 4 10 15 3। मीन कैसे निकालते हैं? सम अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल। 7 11, 5 से डिवाइड कर रहा हूं, मेरे पास 5 5 रीडिंग है ना बेटा, 5 5 रीडिंग है तो 5 से डिवाइड कर रहा हूं। 7 -3 इंटू 3 √11 -
3 स्क्वायर, √11 माइनस 3 स्क्वायर, √2 2 हो जाएगा -1। और ये मैंने देखते ही सोच लिया था आंसर -1 आएगा। कैसे? एक लाइन का जो डेटा आ रहा है दूसरी लाइन का डेटा एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है, तो इनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल बी -1। अब ये देखो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई एन, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स की लाइन वाई पे क्या इक्वेशन होती है? एक्स माइनस एक्स बार आर सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई, वाई माइनस वाई बार, ये लाइन की इक्वेशन है। बताइए तो सारे पैरामीटर निकाल दो यार, जो जो इसने दे रखा है डेटा उसके अनुसार। देखें भाई, स्टार्ट करें। ये आ गया। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और वाई क्या होता है? मीन होता है। ये देखो, सिक्सटी माइनस 16 44, ठीक है, √44 आ गया। बात क्लियर हो गई? अब इतना आने के बाद आपको क्या चाहिए? x माइनस 5, आर क्या होता है? कोवेरियंस अपॉन प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, -18, ठीक है, सिग्मा एक्स है √41, वाई बार कितना है आपका? 4। ये हुआ तो ये तो कट ही गया। 18/44, 9/22, ए आ गया। आर का फॉर्मूला 1 से नहीं निकल सकता क्या? मतलब इसका ए आ रहा है आंसर, क्योंकि आर नेगेटिव आ रहा है ना, इसीलिए 22x + 9y। सौरभ भाई क्या पूछना चाह रहे हो? मैं समझा नहीं। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट दोनों रिग्रेशन का ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपका 1 से बड़ा होता है और दूसरा 1 से छोटा होता है, ठीक है।
तो अगर एक 1 से बड़ा होगा तो दूसरा 1 से छोटा होना जरूरी है। एरिथमेटिक मीन जो होता है ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, तो प्रॉपर्टी है कि दो नंबर का एरिथमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा आता है। ज्योमेट्रिक मीन क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन कोएफिशिएंट और रिग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन सेम आएगा। डायरेक्ट समेशन वाला बेटा, उसमें समेशन ऑफ एक्स और वाई नहीं था, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार था सौरभ। ये जो एक्स और वाई वाला कह रहे हो ना फॉर्मूला, यहां देखो मैंने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिखा है क्योंकि इट इज डेटा माइनस मीन, डेटा माइनस मीन उसका सम करना है। हर डेटा में से मीन सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे मान लो ये सवाल था, पहले आपने मीन निकाल लिया, मीन आपका ये आया ना 99, तो हर डेटा में से मीन सब्ट्रैक्ट कर दो। मीन आया 98, हर डेटा में से मीन सब्ट्रैक्ट कर दो। अब वो एक्स और वाई है, अब वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कैसे बनता है? डेटा माइनस उसका मीन, तो मीन सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, दो लाइन के बीच का एंगल, रिग्रेशन लाइंस के बीच का एंगल, तो ये कैसे निकालते हैं बेटा? tan थीटा इज 1 माइनस आर स्क्वायर बाय मॉड आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। सर ये कैसे आया, ये बात समझ नहीं आई। देखो क्या हुआ, एक लाइन का स्लोप है मान लीजिए बी वाई एक्स, और दूसरी लाइन का स्लोप है बी एक्स वाई। ठीक है, अब आपको एंगल चाहिए दो लाइंस के बीच में। ठीक है, tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2, ये फॉर्मूला होता है। वन प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां एक सेकेंड, ये डिफरेंट क्यों जा रहा है? अच्छा, एक चीज हमने गलत कर दी ना, स्लोप तो ऐसे लेना पड़ेगा। एक में लेफ्ट हैंड साइड आपका आर था और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड एक्स था, राइट हैंड साइड वाई था, तो उसका स्लोप तो रेसिप्रोकल करके ही लेना पड़ेगा ना बेटा, ये होगा। आप समझ रहे हो, एक का स्लोप है y बाय एक्स, दूसरे का x बाय वाई। जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ऐसे नहीं ले सकते, आपको y बाय एक्स करके ही लेना है। सिग्मा y बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर। सर यहां 1 माइनस आर स्क्वायर है क्योंकि आर 1 से छोटा होता है ना, तो इसका नेगेटिव ले लिया है। आर आपका 1 से छोटा होता है तो इसका नेगेटिव ले लिया गया है। आप समझे मैंने रेसिप्रोकल करके क्यों लिया? रेसिप्रोकल करने के पीछे सिंपल कारण था कि स्लोप आप y अपॉन एक्स लेते हो, ना कि x अपॉन वाई। तो ये जो स्लोप होता है ना बी एक्स वाई, ये x अपॉन वाई होता है। देखो जरा यहां पे देखो ना, लाइन कैसी है, x माइनस एक्स बार इज बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। तो स्लोप के लिए y अपॉन एक्स लेते हैं विच विल बी 1 अपॉन बी एक्स वाई, इस वजह से ऐसा लिया।
अब ये देखो, ये बोल रहा है सिग्मा वाई इज टू सिग्मा एक्स, तो टेन थीटा बता दो। वन पॉइंट फाइव, टेन थीटा आ गया 1.5, ये समझे। अब इसमें एक लास्ट केस होता है बेटा, कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन निकालना जो आपके डेटा में बेस्ट वे में फिट हो जाए, यानी कि आपका डेटा उस कर्व से मिनिमम वेरिएशन पे या मिनिमम डिस्टेंस पे रहे, उसे हम कहते हैं कर्व फिटिंग। इससे क्या होता है, आपको डेटा का एक ट्रेंड समझ आ जाता है कि डेटा क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, मैं एक काम करता हूं, जैसे कि ये कर लेते हैं कि गेट में लेट अस से कि ईयर ऑन ईयर, गेट में ईयर ऑन ईयर टॉपर के मार्क्स कैसे वेरी कर रहे हैं। ओके, अब वो ऐसे डेटा पॉइंट आ जाएंगे भाई, 2005 में कितने, 6 में कितने, 7 में कितने, 8 में कितने, 9 में कितने, 10 में कितने, ऐसे डिस्क्रीट डेटा आ गए। अब कर्व फिटिंग का मतलब है उन डेटा को एक कर्व पे अरेंज करना, और ऐसे कर्व पे अरेंज करना कि कर्व उसमें बेस्ट फिट हो जाए। बेस्ट फिट का मतलब है डेटा का कर्व से डेविएशन मिनिमम रहना चाहिए। आप ये तो मेक श्योर नहीं कर सकते कि सारे डेटा पॉइंट कर्व पे आ जाएं, बट एक सिंपल कर्व ऐसा बना सकते हो जिससे डेटा मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाए, तो आपको एक ट्रेंड समझ आ जाएगा कि डेटा क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है। या फिर आप ये देखिए कि अगर आपको नॉइज हटानी है, ये जो डेटा फ्लक्चुएट कर रहा है ऊपर नीचे, नॉइज की वजह से भी हो सकता है, तो बेस्ट फिट कर्व से आपको एक्चुअल डेटा समझ आ जाएगा और आप कह दो ये जो वेरिएशन है ये नॉइज है। फिर कुछ मीनिंगफुल पैरामीटर आप निकाल सकते हो कर्व से, और वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को आप समराइज कर सकते हो, एक इक्वेशन बता सकते हो विच फिट्स द वेरिएबल। अब सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम ये कर्व फिटिंग की होती है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि एक ऐसा कर्व निकालेंगे जिससे कि जो डेविएशन कर्व से आ रहा है, ये जो पॉइंट का कर्व से डेविएशन है, इसके स्क्वायर के सम को मिनिमाइज करेंगे। लीस्ट स्क्वायर का मतलब स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द डेटा एंड द कर्व, इसे लीस्ट रखना है, मिनिमम रखना है, दैट इज द लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर, तो यहां पे रेसिडुअल के स्क्वायर का सम मिनिमाइज करना है। रेसिडुअल का मतलब डिफरेंस बिटवीन द डेटा एंड द कर्व, डेटा एंड द कर्व। तो जैसे देखो, लीनियर अगर आप मानते हो, आप कह रहे हो सर मुझे स्ट्रेट लाइन फिट करनी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे होगी, mx प्लस सी, m मान लिया मैंने a और c मान लिया मैंने b। ये डेटा है yi और ये डेटा है जो स्ट्रेट लाइन से आ रहा है, ये वो डेटा है जो स्ट्रेट लाइन से आया। गिवन डेटा माइनस स्ट्रेट लाइन का डेटा, उसके स्क्वायर के सम को मिनिमाइज कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, तो दैट इज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। समझे? अगर सर क्वाड्रेटिक बनाना होता सेकेंड ऑर्डर, तब हम लिखते बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पे आता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहां आता सी प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर। अगर क्यूबिक चाहिए होता ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वही यहां पे पुट होता। अब पॉइंट ये है बेटा कि ये जो लाइन आ रही है ना आपके पास a प्लस बी एक्स, इसका a और b अननोन है, तो जब आप इस t को मिनिमाइज कर रहे हैं तो आप t का पार्शियल a के रेस्पेक्ट में जीरो करें। t का पार्शियल a के रेस्पेक्ट में जीरो करते हो, स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 टाइम्स, ये आ गया। अब अंदर का a के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव आएगा xi माइनस xi, ये आ गया, ये जीरो किया।
अब 2 तो हटा ही दो, एक टर्म बन गई सिग्मा एक्स आई वाई आई प्लस बी एक्स आई माइनस ए एक्स आई का स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स आई वाई आई, बी एक्स आई और ए एक्स आई के स्क्वायर को अदर साइड ले जाओ। अब b के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लो, स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स, अंदर का जब b के रेस्पेक्ट में लोगे तो -1 आएगा। अंदर का जब b के रेस्पेक्ट में लोगे तो -1 आएगा। अब 2 हटा दो तो सिग्मा वाई आई बचा, b का सम क्या आएगा bn, और a एक्स आई बचा a सिग्मा एक्स आई। अब ये दो इक्वेशन आ गई बेटा a और b में, ये इक्वेशन सॉल्व करके a और b आपका निकल जाता है। ये इक्वेशन सॉल्व करके आपका a और b निकल जाता है। अब जैसे अगर मैं यहां पे आपको निकाल के बताऊं, पहली इक्वेशन में n मल्टीप्लाई कर लो, और दूसरी इक्वेशन में सिग्मा एक्स आई, ठीक है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो b वाला टर्म कट जाएगा, तो यहां से a निकल के आ गया ना, अब ऐसे ही मान लो अगर सेकंड ऑर्डर होता तो उसमें 3 अननोन होते बेटा, ए बी और सी, 3 अननोन होते ए बी और सी, तो वहां पे 3 पार्शियल डेरिवेटिव 0 करके 3 इक्वेशन बनती, 3 वेरिएबल निकल के आते। तो ये तो ए आ गया। अब अगर बी निकालना है, ए सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, सिग्मा एक्स आई वाई आई माइनस ए सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। चलो अब बी आप यहां से कैलकुलेट कर लेना, मुझे लग रहा है काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, बट देख सकते हो बी कितना आएगा। ठीक है, ये समझ में आया लीस्ट स्क्वायर मेथड कैसे चलता है। क्वाड्रेटिक होगा तो 3 पार्शियल डेरिवेटिव होंगे, क्यूबिक होगा तो 4 पार्शियल डेरिवेटिव होंगे। ठीक है, अब ये देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये गेट में ही पूछा गया है, 3 पॉइंट दिए हैं एक्स वाई प्लेन में, बोला है स्लोप बता दो बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन का, स्लोप बता दो। ये अभी आपने निकाला ना, इसको ना मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं, एन स्क्वायर से डिवाइड कर लो, एन स्क्वायर से डिवाइड कर लो, इसको n से मल्टीप्लाई किया था ना, यहां पे n भी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ऊपर बन गया बेटा कोवेरियंस और नीचे बन गया सिग्मा एक्स का स्क्वायर वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस बन गया। तो इस टाइप से भी आप निकाल सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर, ये वो ना कोवेरियंस बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई था, हाँ, यानी कि बी वाई एक्स, ये बी वाई एक्स के बराबर आ रहा है। अब आप ये देखिए आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं, -1, 0.8, 0,
2.2, 1 और 2.8। ठीक है, अब यहां पे थ्री और 5.8। ठीक है, तो ए कितना आ गया, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 आ गया स्लोप। ठीक है, स्लोप बन गया यहां पे 1। तो आप यहां पे ये भी लिख सकते हो कि ये जो a आता है ना, दिस इज इक्वल टू बी वाई एक्स आर सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स, ये बन रहा है। ठीक है, हाँ, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई हमेशा सेम साइन के होंगे। हाँ, ब्रैकेट में ग्राफ की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, ब्रैकेट में हमेशा ग्राफ की इक्वेशन लिखनी है। तो अगर ग्राफ सेकंड ऑर्डर का है तो 3 वेरिएबल होंगे ए बी सी, फर्स्ट ऑर्डर का है तो 2 वेरिएबल हैं ए और बी। समझ गए? ये सवाल गेट के अंदर पूछा गया था, आई थिंक गेट 2023 में, नहीं, हाँ गेट 2023 में पूछा गया है। चल, अब असाइनमेंट पे आ जाते हैं बेटा। मैंने पहले भी बोला था असाइनमेंट डिस्कस करेंगे आज। पीडीएफ दिया है रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी -1/3 से 1/3 की, ये -1 से 1 है। ठीक है, तो क्या करोगे, पीडीएफ का इंटीग्रेशन x³/3 2/81 162 38 380 4 324 6 और 56 560 ऑलमोस्ट 2.47%। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस मैंने आपको लिखवाया था ना, b-a²/12। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1/√12, ये आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर से कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज विद राइट स्क्यू इज शोन इन द फिगर। तो इसमें क्या होता है, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड द मोड। राइट स्क्यू में मीन आपका आगे आता है, लेफ्ट स्क्यू में आपका मीन पीछे आता है। ये मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स वाले लेक्चर में कराया ना। Nationalized bank has found that the daily balance available in its saving follows a normal distribution with mean and standard deviation. Percentage of saving account holder who maintain daily balance more than 500. ए फाइंड करने का डेरिवेशन वापस समझा दूं। इसमें बेटा मैंने 2 इक्वेशन तो सॉल्व किए, इसको कुछ लिख लो नंबर। इसको मान लो x1, इसको x2, इसको x3, ये x4 हो गया, ये x5 हो गया। 2 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, सॉरी 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में मैंने सॉल्व किया। इसमें मैंने n मल्टीप्लाई कर दिया ताकि n भी बन जाए, इसमें सिग्मा xi मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये भी n भी सिग्मा xi आ जाए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। बस इतना ही तो किया, और तो कुछ भी नहीं किया मैंने इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पे जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो n सिग्मा xi yi बन गया, क्योंकि इसको n से मल्टीप्लाई किया था, इसको सिग्मा xi से, तो सिग्मा xi सिग्मा yi, ये वाली टर्म कट गई। ये a इंटू सिग्मा xi सिग्मा xi का स्क्वायर, ये a n सिग्मा xi का स्क्वायर, ये आ गया। अब मैंने a निकालने के लिए इसको नीचे ले गया, मैं इसको नीचे ले गया बस। अब मैंने क्या किया, n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब ये n स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो नीचे n आ गया, यहां पे n, यहां पे n, यहां पे n और यहां पे भी n।
अब समेशन अपॉन नंबर ऑफ वैल्यू ये होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, कोवेरियंस हो गया। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर वेरिएंस हो गया। ठीक है, हाँ जी, मोर देन 500 यानी कि मोर देन मीन, तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन x बार ये होता है 0.5। गॉसियन में ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ना, पीडीएफ इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड मीन वैल्यू। ठीक है, तो 0.5 यानी कि 50%। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज xn is the standard normal deviate if mean and standard deviation of annual precipitation are 102 and 27. Annual precipitation will be between 90 and 102। 90 और 102 के बीच में लाई करेगी। एक सेकंड ये देख लूं मैं, डेटा ये सही लिखा हुआ है। हाँ सही लिखा है। अब ये देखो, ये CDF है। CDF का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी x लेस देन xn। आप अगर ये CDF निकालते हो पहले 90 सेंटीमीटर पे, तो 1 प्लस e की पावर xn इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट। इसका मतलब ये होता है स्टैंडर्ड। तो एट 90 माइनस 102 बटे 27 माइनस 12/27 माइनस 4/9। समझे? स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट, स्टैंडर्ड नॉर्मल में जो जाते हो ना उसके लिए CDF दे दिया। xn क्या है? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। पॉइंट 6672 0.6672 आ रहा है, सही लिखे हैं ना हम? -4/9 पावर 1.12। अच्छा, मॉड xn है, यहां पे मैंने गलती कर दी है, प्लस आएगा। तब भी इतना ही आ रहा है। अच्छा, मैंने इसको प्लस ही नहीं किया अभी। 0.3327। अब आप ये देखिए, प्रोबेबिलिटी दैट x लेस देन 90 सेंटीमीटर 0.3327 और x लेस देन 102 0.5, क्योंकि ये वैल्यू मीन वैल्यू है ना, मीन से कम आ रहा है यानी 0.5।
अब 90 से 102 के बीच में आ रहा है, यानी CDF 102 माइनस CDF 90, 0.1673 ये आ गया। मीन से कम तो सीधा हमें पता है ना बेटा 50% होता है, तो मीन वाला निकालना ही क्यों है, सीधा करो 60.167। ठीक है, मॉड लेना मैं भूल गया था। मोड का फिजिकल सिग्निफिकेंस बता दो। मोड माने सबसे ज्यादा डेटा कौन सा रिपीट होता है। जैसे मान लो आप लोगों का मैं टेस्ट कंडक्ट कराता हूं, अब उसमें मैं देखता हूं कि क्लास में 50 बच्चों ने टेस्ट दिया, इसमें से 20 बच्चों के नंबर सेम आए हैं 30 मार्क्स, तो मोड हो गया 30। ठीक है, सबसे ज्यादा जो डेटा रिपीट होता है उसे मोड कहते हैं। कंसीडर द फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ रैंडम वैल्यूज, म्यू बी द मीन, सिग्मा बी द स्टैंडर्ड डेविएशन। अनदर रैंडम वेरिएबल है y इक्वल टू एक्स प्लस बी, म्यू मीन है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है। इंडेक्स पोजीशन ऑफ मोड इन x इज सेम एज द इंडेक्स पोजीशन। सही बात है। इसका क्या मतलब है कि जिस नंबर वाली वैल्यू x में मोड बन रही है वही वैल्यू y में भी मोड बनेगी। मान लो मैं कह रहा हूं कि x में जो x5 है वो मोड है, यानी x5 मोस्ट नंबर ऑफ टाइम रिपीट होता है, तो y में भी y5 आपका मोड बनेगा। अगर x वाले सीक्वेंस में फिफ्थ वाली वैल्यू मोड है तो y में भी फिफ्थ वाली ही मोड होगी। सेम वे में मीडियन, मीडियन भी सेम रहेगा। म्यू का ये रिलेशन होता है, ये गलत है, यहां पे सिग्मा y होता है, क्योंकि वेरिएंस का ये रिलेशन होता है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में a आएगा, b नहीं आएगा। ठीक है, कंसीडर अ रैंडम वेरिएबल दैट टेक्स वैल्यू 1 and -1 with probability 0.5 and -0.5, वैल्यू ऑफ CDF at -1 and +1। 0.5 और x लेस देन इक्वल टू 1 होने की प्रोबेबिलिटी 1। भाई -1 और 1 ही तो है, तो 1 से छोटा होने की प्रोबेबिलिटी 1 और -1 या -1 से छोटा होने की प्रोबेबिलिटी 0.5, क्योंकि -1 की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। स्टैंडर्ड डेविएशन मांग रहा है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए वेरिएंस निकालना पड़ेगा। अब वेरिएंस के लिए पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालो, पॉइंट 3, 0.24, 0.54 और 0.9, 0.54 और 0.9, 1.14। एक सेकेंड, थ्री 3.6 ये वाला कर चुके हैं क्या हम? मुझे ऐसा डेटा याद आ रहा है। इसमें fx का ग्राफ बनवा दूं? क्यों भाई, ये वाला ग्राफ ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं क्या? मुझे 3.6 और 1.8 दोनों वैल्यू याद आ रही हैं। डिस्क्रीट में ऐसा स्टेप्ड ग्राफ बनता है। ठीक है नमन भाई, और ये राइट कंटिन्यूअस होता है, यानी 1 से पहले की वैल्यू और 1 की वैल्यू सेम होगी। ये लो, ये वाला रिपीट है ना। डी अब 1 से इंफिनिटी कह रहा है 0.5। 1 यहां पे आपको क्या दिख रहा है? 1 इज द मीन,
2 सिग्मा स्क्वायर इज 8, सिग्मा इज व्हाट, सिग्मा आ गया आपका 2। तो 1 से आगे का एरिया, एरिया बिफोर एंड आफ्टर मीन इज हाफ। मीन से पहले और मीन के बाद दोनों एरिया हाफ होते हैं। ठीक है भाई, नमन भाई अब समझ में आ रहा है गॉसियन। fx और gx दो पीडीएफ हैं, मीन और वेरिएंस की बात कर रहा है। x इक्वल टू 1, बेटा एफ एक्स इक्वल टू 1 नहीं होगा, वो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 होगा, वो तो 0.5 आएगी ना। दो सीडीएफ के डिफरेंस से सीडीएफ नहीं आता, प्रोबेबिलिटी आती है। एक्स स्क्वायर बाय ए यानी एक्स क्यूब बाय 3a, माइनस तो मीन तो आ गया इसका 0। ये 0 पे कितना है, ये 1 है, और माइनस ए पे कितना है 0, 0 से 1 गया, 0 पे कितना है 1 है, और ए पे है 0। 0 तो नहीं आना चाहिए था इसका मीन, इवन है एक्स ऑर्डर, नहीं मीन तो 0 ही आएगा। अब ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स क्यूब, जीरो। तो मीन तो दोनों का 0 आ रहा है भाई, करेक्ट, मीन तो दोनों का ही 0 आ रहा है। अब वेरिएंस के लिए क्या करना, इसके लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना। ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 और एक्स क्यूब का एक्स क्यूब एक्स की पावर 4/4, तो लोअर लिमिट डालने पे माइनस आएगा, एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 तो 1/12 तो 1/6, और दूसरे में निकालो माइनस एक्स बाय ए, यहाँ पे एक्स बाय ए माइनस एक्स क्यूब तो माइनस x4, तो a 4/4a प्लस a 4/4a, a क्यूब बाय 2। ठीक है,
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो ये तो सेम ही बनेगा, ये भी बन जाएगा a क्यूब बाय 2 और ये a क्यूब बाय 6। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग है या वेरिएंस अलग अलग है, मीन सेम है b। हाँ तो उसने CDF की वैल्यू पूछी है बेटा 1 पे, तो CDF की वैल्यू दो CDF के डिफरेंस से थोड़ी आएगी नमन। CDF का ग्राफ मैंने कहां बनवाया अभी, ये रहा CDF की वैल्यू 1 पे 1 ही तो आ रही है, तो क्या दिक्कत है, CDF की वैल्यू 1 पे 1 है। तुम क्या लिख रहे हो कि 1 वाला CDF 1 के आगे और 1 के पीछे वाले का डिफरेंस है, वो प्रोबेबिलिटी है, वो CDF नहीं है, वो 1 होने की प्रोबेबिलिटी है, और 1 होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 ही लिखी है। तो जब भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं या तो PDF के समेशन से या फिर आपका CDF के डिफरेंस से आती है। आप CDF का डिफरेंस ले रहे हो तो प्रोबेबिलिटी है, वो CDF नहीं है, ठीक है। के एक्स एन ई की पावर माइनस एक्स, के और एन बताना है। पहले तो आप क्या कीजिए कि इसके इंटीग्रेशन को 1 कीजिए, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन लेना मैंने कैसे बताया था आपको, मीन भी दे रखा है इसने हमको 3, तो मीन का मतलब है x लेकर के करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन मैंने बताया था फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड तो प्लस हो जाएगा फिर माइनस, ऐसे चलता जाएगा यार। ये वैल्यू 1 आनी चाहिए। अब देखो यार इन्फिनिटी पे तो एक्सपोनेंशियल सारे जीरो जाएंगे, जीरो पे सिर्फ एक जो कांस्टेंट टर्म बचेगी ना वो आएगी, जीरो पे सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म जो बचेगी वो बचेगी, क्योंकि जिस किसी में x है वो तो जीरो ही जाना है। अब मीन क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, के ऐसे चलता जाएगा यार ये भी। ये 3, अब यहां n-1 आया n-2 के लिए, तो आपका n-n यानी x की पावर 0 के लिए कहां तक जाओगे, 1 तक जाओगे। अब देखो इन फर्स्ट एक्सप्रेशन लास्ट टर्म आपकी बनेगी n फैक्टोरियल, ये आ गया 1। ये बात समझ रहे हो, लास्ट टर्म सिर्फ सरवाइव करेगी जिसमें x की पावर 0 आएगी, लास्ट टर्म सिर्फ और सिर्फ आपकी सरवाइव करेगी जिसमें x की पावर 0 आएगी।
ये आ गया, दोनों का रेशियो ले लो तो n बन गया 2 और k हो गया हाफ, k हाफ और n 2, c, यही आ रहा है c, kn फैक्टोरियल 1 बनेगा, बिल्कुल सही बात है। ये बात क्लियर हो गई। द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ अ रैंडम वेरिएबल फॉर z विद इन लिमिट्स -3 से 3, परसेंटेज में बताना एरिया। यार इसके लिए ना क्यू फंक्शन का टेबल आता है, इसके लिए क्यू फंक्शन का टेबल आता है, वो आपको रेफर करना पड़ेगा। इसका जो CDF होता है ना, उसका टेबल आता है। देखो आपको ऐसे करना पड़ेगा, आप ऐसे कर लो, ये तो कर ही सकते हो ना। 0 से 3 जाना है तो -∞ से 3 और -∞ से 0 का डिफरेंस, Q3 माइनस हाफ, तो 2Q3 -1। अब यार ये Q3 आपको टेबल से देखना पड़ेगा, Q3 आपको टेबल से देखना पड़ेगा। ये डेटा आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, तो एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, या तो डेटा दे के पूछेगा। ठीक है, fx दिया है 1 से लेके 5 तक, तो 4 से छोटे होने की प्रोबेबिलिटी, ये वाला भी डन है मेरे ख्याल से, रिपीट है ये मैं करा चुका हूं, ये वाला भी रिपीट है, ये भी हम कर चुके हैं। मैक्सिमम ऑफ x, y इज लेस देन हाफ। ठीक है, अब मैंने कैसे आपको बताया था, मैक्सिमम छोटा है यानी प्रोबेबिलिटी x और y दोनों ही हाफ से छोटे हैं। अब ये इंडिपेंडेंट है, मैंने मैक्स और मिन समझाया था ना आपको, ये भी मेरे ख्याल से हम कर चुके हैं यार। इनका PDF हाफ होगा 3/4, 3/4, 9/16, ये वाला भी मेरे ख्याल से कर चुके हैं, आप लोग बताओ, है ना। सपोज यू ब्रेक अ स्टिक ऑफ यूनिट लेंथ एट अ पॉइंट चोजन यूनिफॉर्मली एट रैंडम, एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द शॉर्टर स्टिक। अब ये देखिए, ये लेंथ ले लीजिए L, अब यहां पे PDF आपको यूनिफॉर्म लेना पड़ेगा, किसी भी पॉइंट पे तोड़ने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, तो प्रोबेबिलिटी कि आप A पे तोड़ें इज 1/L, आप A पे तोड़ें इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/L है। ठीक है, ड्यूरेशन अपॉन लेंथ, सॉरी 1 अपॉन ड्यूरेशन। अब बात है शॉर्टर स्टिक की लेंथ, शॉर्टर स्टिक, तो अगर आप x डिस्टेंस पे तोड़ते हैं बंधु, यूनिट लेंथ है ना, तो लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है। ठीक है, अब आप क्या कहते हैं बेटा, हाफ तक अगर आपका x लाई करेगा तो शॉर्टर स्टिक की लेंथ होगी x, और हाफ के आगे लाई करेगा तो इट विल बी 1 - x। शॉर्टर स्टिक की लेंथ, एक रैंडम वेरिएबल मैंने ले लिया x, तो ये लेंथ x आएगी अगर x लेस देन हाफ है, और ये 1 - x आएगी अगर x आपका 1 से ऊपर गया, हाफ से ऊपर। आधे के आगे तोड़ोगे ना तो आगे वाली लेंथ छोटी होगी,
आधे के पीछे छोड़ोगे तो आधे वाले के पीछे वाली लेंथ छोटी होगी। अब आपको क्या निकालना है, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू। 0 से हाफ, पीडीएफ तो 1 ही होगा ना, जब लेंथ 1 है तो पीडीएफ भी 1 हुआ। x का x स्क्वायर बाय 2 तो 1/8, और 1 माइनस एक्स का x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, हाफ माइनस 1/8, 4/8, 3/8, तो हाफ। एक सेकेंड जरा फिर भी चेक कर लें। 1 माइनस एक्स का x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, x का हुआ हाफ और x स्क्वायर बाय 2 का हुआ, एक सेकेंड, वन बाय 8 आएगा। वन बाय 4, समझे? तो आंसर इज 1/4। क्लियर हुआ? यूनिट लेंथ की स्टिक है तो पीडीएफ आपका 1 हो गया, 1/L ना, L अगर आपका 1 है तो पीडीएफ भी 1। बेटा गॉसियन वाले में आपको, आप क्या कह रहे हो वहां पे, आपका कह सकते हो यार, ये भी कह सकते हो -3 से 3। एक्चुअली यहां पे मीन हो जाएगा 0। नमन भाई सही कह रहे हैं, सिग्मा है 1, तो ये जो कह रहा है ना -3 से 3, दिस इज एक्चुअली म्यू -3 सिग्मा से म्यू +3 सिग्मा। इसका प्रोबेबिलिटी होता है 0.9977, तो ये डायरेक्टली भी आप कह सकते हो 99.7%। ये मैंने लिखवाया था ना कॉन्फिडेंस इंटरवल, वैसे भी कर सकते हो। रिपीट, ये वाला भी हम लोग कर चुके थे, वेटिंग टाइम, राइट, ये वाला मैं करा चुका हूं। एक्सपेक्टेशन ऑफ x4, अब देखो 0 से 0.5 में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पीडीएफ कितना आया, 2 आया ना। वन बाय 32, 1/80, तो बी आ गया। ठीक है, अब इस पे आ जाओ जॉइंट वाले पे। टू रैंडम वेरिएबल x एंड y आर डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रोबेबिलिटी x + y इज <<1। ये मैंने बताया था ना डबल इंटीग्रेशन से बनता है, तो पहले y का लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स और x का लिमिट 0 से 1। ठीक है, <<1 कह रहा है ना, x + y <1, तो y <1 माइनस एक्स हुआ। अगर इसमें कोई रिपीट है ये वाला, चलो जी, ये वाला भी तुम कह रहे हो रिपीट है। अच्छा, ये एक्सपोनेंशियल वाला तो मैंने कराया ही था। अब ये देखो x1, x2, x3, x4 इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, 0 मीन है, इंडिपेंडेंट वेरिएंस है 1। x4 सभी में स्मॉलेस्ट होना चाहिए, तो x4 आपका स्मॉलेस्ट होना चाहिए, यानी x4 बाकी तीनों से कम होना चाहिए। x4 is smallest among the 4। अब सारे रैंडम वेरिएबल आइडेंटिकल हैं, सभी का मीन और वेरिएंस आइडेंटिकल है, तो ये रैंडम वेरिएबल सबसे स्मॉलेस्ट होगा। यानी अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, यहां पे आपके 3 आ सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज अरेंजमेंट हो सकते हैं। ये फेवरेबल केस हो गए आपके, सारे आइडेंटिकल है ना, इसीलिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टोटल अरेंजमेंट आपके होंगे, चारों रैंडम वेरिएबल के कितने ऑर्डर हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, तो प्रोबेबिलिटी x4 इज स्मॉलेस्ट 3 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 1/4।
नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते थे बेटा, चारों में से कोई ना कोई तो स्मॉलेस्ट होगा ना, तो x4 स्मॉलेस्ट है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4। क्या बात है। x इज अ रैंडम वेरिएबल, -2 से 10 में डिफाइंड है। y है 2x - 6, तो y लेस देन इक्वल टू 7 माने अब प्रोबेबिलिटी अब 11 है 5 से बड़ा और 6.5 से छोटा, तो ये इंटरसेक्शन हो गया बेटा। यूनिफॉर्म है 1/12, ये तो समझ रहे हो ना, मैंने 1/12 कैसे लिख दिया, 1 इंटरवल 1.5/12 5/12 0.3 आ रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 1 million random numbers are generated from a statistically stationary process with Gaussian distribution with mean 0 standard deviation sigma naught। 1 मिलियन रैंडम नंबर आपने जनरेट किए। अब ये कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन एस्टिमेट की गई 10,000 नंबर का सैंपल निकाल के। अब दो तरह से निकाला गया, एक बार 10,000 लिए गए और एक बार 9,999 लिए गए। एक बार 9,999 लिए गए। ये क्या हुआ, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये कह रहा है कि कौन सा सिग्मा नॉट आपका इसके बराबर आएगा, सिग्मा 1 या फिर सिग्मा 2। आपको ही पता है ना, जब आप कम सैंपल निकालते हो बेटा, जब आप कम सैंपल निकालते हो तो आपका क्या होगा, तब आपका n-1 यहां पे आता है। ठीक है। अब कौन सा वेरिएंस इसमें से मैच करना चाहिए, कौन सा वेरिएंस मैच करना चाहिए, बात यह है सिग्मा नॉट को आप एस्टिमेट कर रहे हो 10,000 सैंपल लेके आउट ऑफ 1 मिलियन। तो यार देखो, इसका आना तो ये चाहिए, बट गेट वालों ने ना आंसर इसका ये दिया था, बट मेरे हिसाब से इसका ये आना चाहिए ए, क्योंकि अगर एस्टिमेट करना है 10,000 सैंपल ले रहे हो, सारे सैंपल नहीं ले रहे हो, अगर सारे सैंपल नहीं ले रहे हो तो आपको n-1 से डिवाइड करना चाहिए। ये कह रहा है 1 मिलियन का वेरिएंस बताना है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, तो मैं कहूंगा भैया नीचे वाला लगाओ। अगर आप 1 मिलियन के 1 मिलियन नंबर नहीं ले रहे, सिर्फ 10,000 नंबर ले रहे हो, तो 9,999 से आपको डिवाइड करना चाहिए, ना कि 10,000 से। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होगा। ये वाला रिपीट है, ये वाला हमने कर लिया था ना, बहुत बढ़िया अलीशा। वेरिएबल x ले रहा है 0 से 10, y ले रहा है 0 से 20, x प्लस वाई ग्रेटर देन 20। ये बेटा मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले का सवाल है। अब ये देखो x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा, ट्रेपेजॉइडल आएगा। मैंने बताया था ना कॉन्वोल्यूशन से, करेक्ट, कॉन्वोल्यूशन से बताया था, याद है। एक 0 से 10 जा रहा है, एक 0 से 20, तो देखो सम जो जाएगा ना वो 0 से 30 जाएगा, 10 ऐसे, 10 ऐसे और 10 ऐसे। याद है मैंने सम ऑफ आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल कराया था आपको। कॉन्वोल्यूशन में क्या होता है ना बेटा, ये जो लोअर लिमिट है ये 0 + 0 है, और ये जो अपर लिमिट है 10 + 20 है, क्योंकि दोनों का ड्यूरेशन आइडेंटिकल नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज ट्रेपेजॉइडल। अब वो पूछ रहा है लेस देन 20 का आप बताइए प्रोबेबिलिटी, यानी ये वाला एरिया आपसे पूछा जा रहा है। बट पहले हाइट की बात है भाई। अब हाइट यहां पे कितनी होगी, एक की हाइट है 1/10, एक की हाइट है 1/20, दोनों को कन्वॉल्व कर रहे हैं।
तो हाइट कितनी होगी 10 और 30 40 हाफ इंटू 40 इंटू एरिया 1 चाहिए हमें, हाफ इंटू 40 इंटू क्या लोगे 1/20। तो हाइट आ जाएगी 1/20। ये आपने कैसे किया, एरिया इक्वल टू 1 करके। अब डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू शेडेड एरिया, तो कितना होगा, ट्राइंगल का होगा हाफ इंटू 10 इंटू 1/20 प्लस 10 इंटू 1/20, 0.5 और 0.25 10/40 0.75, यही आना चाहिए 0.75। अच्छा ग्रेटर देन 20, हो हमने शेडिंग ही अलग कर दी। पिछले वाला रिपीटेड नहीं है, चलो देख लेते हैं। ग्रेटर देन 20 ए। अब समझे कैसा क्वेश्चन आएगा, अब ये देख लेते हैं। An exhibition was held in a hall on 15th August 2022 between 3 p.m. and 4 p.m. Any person was allowed to enter only once. जो लोग 3:40 के पहले आए वो एग्जैक्टली 20 मिनट बाद निकले, ठीक है, और जो 3:40 के बाद आए वो 4 PM उन्हें निकलना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि 4 PM के बाद वो नहीं रुक सकते। अब रैंडम है आपका, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है। अब दो लोग जो हैं इंडिपेंडेंटली एंटर करते हैं। अब कौन सा प्रोबेबिलिटी इनका ओवरलैपिंग का प्रोबेबिलिटी बताना है कि ये दोनों मिल पाएंगे। क्वेश्चन 4 का बी आ रहा है, 4 का बी कहां आ रहा है, ये वेरिएंस है ना बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, वेरिएंस की बात हो रही है। चलो देखते हैं। अब यहां पे आपका क्या कहना है, कि देखो 3:40 के पहले जो भी आएगा वो 20 मिनट रुक के चला जाएगा। ठीक है, ये देखो ये आपका बॉर्डर है, 3 बजे से 4 बजे 60 मिनट्स होते हैं ना, ठीक है, 60 मिनट्स का इंटरवल मैंने बना लिया। 3:40 ये रहा, 3:40 के बाद आने वालों को 4 बजे निकलना पड़ेगा, ठीक है, और 3:40 के पहले आने वाले लोग 20 मिनट रुक सकते हैं, ठीक है। अब मिलने की प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है कि दो लोग मिल पाएंगे या फिर नहीं। अब एक लाइन 3:20 पे अगर हम बनाएं, मतलब देखो दोनों लोग सेम टाइम पे आते तो मिल ही लेंगे। ये तो है कि y बराबर x है तो दोनों मिल ही लेंगे। अब ये 3:40 वाला जो चक्कर है ना, इसमें ज्यादा मत पड़ो, उसका मतलब बस इतना सा है कि 3:40 के बाद वाले लोग 4 बजे के बाद नहीं रुक सकते, ऑब्वियसली, क्योंकि 4 बजे एग्जीबिशन खत्म हो रहा है। अब आप कह रहे हो अगर x आ रहा है इस टाइम पे तो y या तो उसके 20 मिनट बाद आ जाए, या तो बेटा जी उसके 20 मिनट के बाद आ जाए, ठीक है, या फिर उसके 20 मिनट पहले आ जाए, या तो x -20 या फिर x +20। ये देखो दोनों सेम टाइम पे आए
वरना x के 20 मिनट के इंटरवल में इसको आना चाहिए। अब आपकी प्रोबेबिलिटी जो है ना बेटा, डिजायर्ड एरिया वो ये है कि y मस्ट लाई इन दिस इंटरवल। ठीक है, काम करते हैं ना, इसको और बड़ा कर लो ताकि फटाफट शेडिंग हो जाए। आपको इस इंटरवल में लाई करना है। तो इस सर ये 340 वाला क्यों लिख के दिया, वो ये बताने के लिए लिख के दिया कि बाउंड्री 4 PM के अंदर अंदर ही रखनी है। 3:40 के बाद आने वाले 4 बजे से पहले निकलना पड़ेगा। 4 बजे तो उन्हें निकलना ही पड़ेगा। 4 बजे के बाद कोई नहीं रुक सकता, एग्जीबिशन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 4 बजे के बाद किसी को रुकने नहीं दिया जाएगा, एग्जीबिशन विल बिकम ओवर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई भाई यहां तक? बताइए। अब ये शेडेड रीजन की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। मैंने बताया था यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल में आप एरिया से प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, यानी फेवरेबल एरिया और टोटल एरिया। फेवरेबल एरिया और टोटल एरिया। इसी टाइप का सेम एक क्वेश्चन हमने किया था ना, मेरे ख्याल से उसमें भी 20 ही मिनट था जितना मुझे याद है। तो टू मीट y must arrive within an interval x minus 20 से x plus 20। ठीक है, अब यहां पे प्रोबेबिलिटी इज शेडेड एरिया बाय टोटल एरिया, या फिर 1 माइनस ना मिलने की प्रोबेबिलिटी आप ऐसे कह दो। ये 40 मिनट का इंटरवल है और ये भी 40, और नीचे वाले ट्राइंगल में भी ऐसा ही है। टोटल एरिया 60 इंटू 60, ये ना मिलने की प्रोबेबिलिटी है। 4/9 तो 5/9, तो आंसर आया ए। ठीक है, आंसर विल बी ए। नहीं, 340 के बाद वाला भी अगर होगा ना अलीशा, तो भी 4 बजे निकलना पड़ेगा, क्योंकि 4 बजे एग्जीबिशन समाप्त हो रही है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि 4 बजे के बाद तक रुक जाए। मान लो 3:50 पे आया तो 4:10 तक रुक जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हाँ, एक्स माने अराइवल टाइम ऑफ विजिटर एक्स और वाई माने अराइवल टाइम ऑफ विजिटर वाई, जिन्हें मिलना है। हाँ जी, जेड आपका एक्स प्लस वाई है। ओके, अब जेड आर इनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। अगर वेरिएंस ऑफ जेड इज 0, अब वेरिएंस ऑफ जेड क्या होता है? ये होता है एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल का मीन क्या होता है? 1/λ, यानी कि 0.5, तो लैम्डा हो गया 2। और इसका वेरिएंस कितना आता था यार? याद है इसका वेरिएंस कितना होता था? मीन तो 1/λ होता था, इसमें अगर एक्स स्क्वायर करके निकालोगे, बताना एक बार एक्सपोनेंशियल का। x माइनस 20 और x प्लस 20, मैंने माना x वाले टाइम पे आपका पहला बंदा आ गया। अब दूसरा बंदा उससे 20 मिनट पहले या 20 मिनट बाद तक आ सकता है, तभी उससे मिल पाएगा। उसका ड्यूरेशन इतना ही हो सकता है, उसके 20 मिनट पहले से 20 मिनट बाद तक। ठीक है, 1/λ², वही मुझे लग भी रहा था 0.25। तो ये देखो 0.25 प्लस 0.25 प्लस 2 कोवेरियंस, तो यहां से कोवेरियंस आ जाएगी -0.25। अब आर क्या होता है? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो
तो अगर वेरिएंस 0.25 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5 आएगी। हाँ जी, 100 एंड 200 ये वाला डन है, रिपीट है, ये मैं करा चुका हूं एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल का। एवरेज नंबर ऑफ इवेंट ड्यूरिंग अ ईयर इज 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ नॉट मोर देन 2 ईयर्स, ये भी मेरे हिसाब से हो चुका है, बताओ एक बारी। 2 ईयर में एवरेज क्या है, एवरेज है 6, तो लैम्डा हो गया 6। ये वाला हो चुका है ना। तो ये गॉश पॉइजन रैंडम वेरिएबल से हो जाएगा। ये वाला भी हो चुका, 9 10 रिपीट है कि 10 11, मेरे ख्याल 9 10 है, ये वाला तो मैंने नहीं कराया, मेरे को लग रहा है। लैम्डा 5.2 है, लेस देन 2 एक्सीडेंट्स, यानी 0 या फिर 1, फोर बाय 9 नहीं आ रहा बेटा, 5/9 ही आ रहा है। क्वेश्चन 6 कौन सा कह रहे हो? नहीं बेटा, इसका 5/9 ही आएगा। शेडेड एरिया की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ना मिलने की थोड़ी ना पूछा है। विजिट एग्जीबिशन ओवरलैप कर रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी। अगर आप 4/9 बता रहे हो तो ये कि ओवरलैप नहीं कर रहा। ठीक है, हाँ, कहां पे थे हम? बी 0.034 असाइनमेंट क्वेश्चन था। इफ द प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल सफर्स अ बैड रिएक्शन इज 0.001, 2000 इंडिविजुअल में 2 इंडिविजुअल विल सफर अ बैड रिएक्शन मोर देन 2 इंडिविजुअल, तो यानी 1 - 012। अब यहां पे बेटा n बहुत लार्ज है और p स्मॉल है, मैं ऑप्शन से भी देख सकता हूं, इसको पॉइजन से अप्रोक्सीमेट कर लो। मोर देन 2, लैम्डा np यानी कि 2। e की पावर -2, टू प्लस 2 5, 1 - 5/e² c आ रहा है। ठीक है, बायनोमियल और पॉइजन दोनों ऑलमोस्ट सेम दे देंगे आंसर। यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल टू विच पॉइजन इज बेस्ट फिटेड, ये वाला भी हो चुका है। ये मैंने रिकर्शन वाले से कराया था ना, याद है? ऐसे कराया था, पॉइजन का रिकर्शन रिलेशन। 1% डिफेक्टिव है, 100 के बॉक्स में पिक किया है, तो प्रोबेबिलिटी इज 0.01, n है 100, तो np आ गया 1, तो लैम्डा हो गया 1। ऑप्शन में जब ई आ रहा है ना, तब मैं यहां पे सीधा सीधा सोच रहा हूं कि पॉइजन लगेगा। 3 और मोर, जीरो 1 और 2 वाला केस सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, टू प्लस हाफ इज 5/2,
ये आ गया बी। ठीक है, एज्यूम दैट द ड्यूरेशन ऑफ टेलीफोन कॉन्वर्सेशन 5 मिनट एक्सीड करने की प्रोबेबिलिटी, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या करते हैं, ऐसे इंटीग्रेट कर देते हैं। ये भी डन है। ए अब ये कह रहा है यार इनको चेक करो, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स -2/x वन और 1 + mod x। ये इवन है ना, x + x²/2 तो ये gx तो pdf नहीं हो सकता, gx का एरिया 3 आ रहा है, तो आंसर इज बी। ठीक है, आगे बेटा आज का असाइनमेंट है, इसको कीजिएगा। अगला सेशन स्टार्ट करेंगे 5:30 पे, कॉम्प्लेक्स नंबर चालू करेंगे, लास्ट यूनिट जो गेट के सिलेबस के वो चालू करेंगे, और कल की क्लास भी 3 बजे ही रखेंगे। कल यहां तक का असाइनमेंट सॉल्व करके लाना, प्रोबेबिलिटी के बचे हुए 2 असाइनमेंट कल करके लाना, तो कल मैं वो 2 असाइनमेंट डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो कल की क्लास भी 3 PM होगी, 2 असाइनमेंट कल भी डिस्कस होंगे, एक प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 69 और एक 71 लेक्चर से 70 और 71 डिस्कस होगा। ठीक है, अभी 5:30 पे मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।